गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इससे पहले 6 लेक्चर बात कर लिए हैं, इसलिए जो इससे पहले लेक्चर ना देखे हों टाइप करें भी किशोर सर, केमिस्ट्री, पटना, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये 7th लेक्चर इससे पहले वाले लेक्चर का अधूरा है। यदि इससे पहले न देखे हों तो ये लेक्चर उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन ये अपने आप में एक आइसोलेटेड लेक्चर है। ये भी हम एक टर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं। याद होगा जो इससे पहले आप आरएस देखे हैं, फिशर प्रोजेक्शन देखे हैं, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन देखे हैं। तो मेरा जैसा नेचर है, क्या नेचर है, जो बच्चों को एक्साइटेड करना, और जो भी पढ़ने वाले बच्चों हैं उसका एक्साइटेशन का एक ही जरिया है, उससे सवाल किया जाए। तो अभी तो आप लोग मेरे सामने हैं नहीं, सवाल आपसे हम करते हैं। बताइए जो वे कौन सा डिवाइस है जिससे ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजरमेंट किया जाता है। समय शुरू हो रहा है, अब मन में सोच ले। कितने लोग सोच लिए? क्या आंसर होगा? पोलारीमीटर। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी सॉल्यूशन से होकर के पीपीएल, और पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पास कराया जाए, और पास होने के बाद यदि पीपीएल क्लॉकवाइज में रोटेशन हो तो हम लोग किस नाम से जानेंगे उसको? डेक्स्ट्रो-रोटेटरी। यदि वही लेफ्ट डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज में हो, तो उसको क्या जानेंगे? लेवो-रोटेटरी। और यदि कोई रोटेशन ना हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम लोग समझे थे कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन फिर एक सवाल हम देते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल जो 12th में बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है। जो तो देखिए ये सवाल क्या है। सबसे पहले आप इसका आंसर जानेंगे वीडियो को पॉज करके। ग्लूकोज, बहुत फेमस टर्म, बार बार 12th में पूछे जाने वाले टर्म। ग्लूकोज में कायरल कार्बन व्हाट? ग्लूकोज में कायरल कार्बन व्हाट? कितना? सोच लिए? तो देखिए अब हम आंसर सॉल्व करते हैं। किसी में भी कितना कायरल कार्बन है, इसको जानने के लिए फार्मूला को जानना होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। इतना ही से काम नहीं चलेगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी फाइंड करना होगा। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और इस तरह से ये कार्बन के साथ OH और हाइड्रोजन रहता है। एक, दो, तीन, चार, 5, लेकिन मेरे पास कितना है? 6 कार्बन। तो 6, इसको एक्सप्रेस ही कर दें हम, OH, HH। अब कायरल कार्बन का क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं? जो इस तरह से एक वैसा कार्बन जिसका चारों का चारों बॉन्ड
डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच्ड हो, जैसा कि यहाँ पे X, Y, K, Z ये चारों एटम अलग है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, या इसी को क्या नाम रखा गया था, कायरल कार्बन। तो देखें अब इसमें जो कायरल कार्बन कितना है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन कोई नहीं, यहाँ पे कायरल कार्बन देखिए OH, ये और इतना बड़ा ये ग्रुप, क्या ये चारों का चारों अलग है कि नहीं है, तो ये कायरल बन गया। इसी तरह से इसमें सोचेंगे तो ये कायरल बन गया, ये कायरल बन गया, ये कायरल बन गया, लेकिन ये कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना मिला हम लोगों को, गिनती करें, 1 2 3 4, तो कायरल कार्बन ये 4 हुआ। ये बार बार 12th में कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये सब हम डिटेल से देख चुके हैं। फिर से एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दें। इसमें फाइंड करना है ये कॉन्फ़िगरेशन R है कि S। तो आप लोगों को वीडियो को पॉज कर करके अपना आंसर तैयार कर लेना है, फिर हम आंसर दे रहे हैं, उससे मिलाना है। तो पॉज कीजिए, आंसर तैयार कीजिए। चलिए देखें आप, रूल क्या है। सबसे पहले ये कौन सा प्रोजेक्शन है, तो इसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन, या फीचर भी कहा जाए, फीचर प्रोजेक्शन कहें या फिशर रिप्रेजेंटेशन कहें। इसमें ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस ही कायरल कार्बन है, ये क्रॉस ही एसिमेट्रिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहे हैं, चारों का चारों अलग है। अब क्या करेंगे हम, तो रूल है जो सबसे पहले तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर फाइंड करें, और प्रायोरिटी के लिए क्या हम जानते हैं, यहां से H को कट कर लें, यहां से COOH को कट कर लें, यहां से CN को कट कर लें, यहां से CH3 को कट कर लें। फर्स्ट एटम यहां H है, फर्स्ट एटम यहां C है, यहां C है, यहां C है। फर्स्ट एटम किसे कहेंगे, तो ये जो फ्री बॉन्ड है इसको हम किस नाम से जानेंगे, फ्री बॉन्ड। इस बॉन्ड से जो एटम अटैच्ड हो उसको ही क्या कह दिया गया है, फर्स्ट एटम। और फर्स्ट से जो भी एटम अटैच्ड होगा उसको क्या कहेंगे, सेकेंड एटम। और सेकेंड से जो भी एटम अटैच्ड है उसको क्या कहेंगे, थर्ड एटम। तो फर्स्ट एटम इस तीनों की अपेक्षा इसका प्रायोरिटी सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कह दें और एटॉमिक वेट कहें सबसे कम है, लेकिन यहाँ पे तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तब क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड एटम में चलते हैं। सेकेंड एटम, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये क्लियर हो गया है। अब इस तीनों में सेकेंड एटम देखें, सेकेंड एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेकेंड एटम यहां पे नाइट्रोजन, सेकेंड एटम हाइड्रोजन। फिर अब देख लें, जो सबसे पीछे तो ये पड़ गया था प्रायोरिटी ऑर्डर में। प्रायोरिटी ऑर्डर यदि बात करें तो सबसे पीछे हाइड्रोजन गिरा था। अब इस तीनों में आप देख रहे हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले O मतलब C OH, उसके बाद कौन, तो CN
और उसके बाद हो जाएगा CH3। तो कौन कौन मिला? 1 2 3 4। रूल क्या है? जो फोर्थ को या तो टॉप पे ले जाएं या नहीं तो बॉटम पे। तो फोर्थ प्लेस्ड ऑन टॉप, फोर्थ प्लेस्ड ऑन टॉप, इसको यहां ले जाएंगे तो ये यहां आ जाएगा। तो HCH3। अगेन जैसे ही इसको चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करना होगा। ये यहां तो ये यहां, तो ये बन गया CN और ये COOH। तो 1 2 3 4। आंख रखेंगे 1 पे, 1 के बाद 2 पे जाना है। तो किस तरह से स्टार्ट हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग क्या कहेंगे? ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? देयरफॉर ये है S। ये कॉन्फ़िगरेशन है S, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन फिशर प्रोजेक्शन में देख लिए थे। एक इसी के दरमियान और देख लेते हैं हम। ये जस्ट आपको हम एक रिवाइज करा रहे हैं। ये सब सारा का सारा हम लोग इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। जो लोग भी अभी ना देखे हैं उसको टाइप करें V किशोर सर केमिस्ट्री पटना, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 6 तक देख लिए हैं। ये कौन सा प्रोजेक्शन है? इसका नाम है वेज डैश प्रोजेक्शन। तो फिर आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके बनावें। बना लिए? चलिए अब देखें। ये वेज डैश प्रोजेक्शन है। यहां पे ये जो देख रहे हैं ये ब्रोकन लाइन अबव द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो पेपर है इस पेपर के अबव प्लेन में होता है। और ये क्या है? सॉरी, ये उल्टा हो गया। ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। और ये कह देंगे अबव द प्लेन ऑफ पेपर। और ये जो दोनों है ये कहेंगे ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। तो देखिए आप, ये कितने डायमेंशन वाला हो गया? ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और ये दोनों मिलकर के 3 डायमेंशन। इसलिए ये कैसा पिक्चर? 3D पिक्चर। लेकिन दिखाए हैं कितना पे? ये तो बोर्ड 2D है, इसलिए थोड़ा सा समझने में इसमें परेशानी होता है। फिर से एक बार समझें। ये ब्रोकन वेज, इसका क्या नाम है? ब्रोकन वेज। और ये क्या है? तो सॉलिड वेज। और ये क्या है? तो थिक लाइन वेज। अब इस वेज में क्या करना होता है? जो लोवेस्ट होता है उसको हमेशा कहां पे लावें? ब्रोकन पे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी में हम दिखा देते हैं।
नोट कर लिए। चलिए हम देखते हैं इसी में। देखिए क्या रूल मिला बाबू, तो जो लोवेस्ट होगा उसको ब्रोकन वेज पे लाना है। अब लोवेस्ट कौन कौन है, तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, यही ना लोवेस्ट है, इसको यहां लावें। 4th प्लेस्ड ऑन ब्रोकन वेज। क्यों ऐसा प्लेस्ड किया जाता है मत पूछिएगा, दुनिया में ऐसा रूल है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये 4th को कहां पे लाना है, ब्रोकन वेज पे। तो ये आ गया मेरा H, और यहां से ये Cl चला जाएगा, तो इसको भेज दीजिए यहां पे। और जैसे ही एक में चेंज करते हैं तो दूसरा में भी चेंज करना पड़ेगा, यानी ये यहां तो यहां वाला यहां पे। तो ये रहा मेरा, चला गया सॉलिड वेज पे NH2, और ये आ गया CH3। 1, 2, 3, 4, आंख रखें 1 पे और 1 के बाद 2 पे ले जाएं, देखें कैसा है ये, तो ये क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से यदि ये क्लॉकवाइज है तो इसको क्या बोलना होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से जनरली जो है वेज प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन से बार बार पूछा जाता है। इससे के बाद अब हम बात करेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप का बात किए थे, 2 टाइप का। एक को कहा गया है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हम आरएस बात किए, और दूसरे को कहा गया है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर क्या होगा, डीएल। नाम से ही स्पष्ट है, रिलेटिव मतलब किसी को आधार लेकर के तुलना किया जाता है। जानते हैं आप लोग, यदि हमसे कहा जाए जो फर्स्ट मैन इन इंडिया, यानी इंडिया का या किसी भी देश का प्रथम व्यक्ति कौन सा है, तो क्या जवाब होगा, राष्ट्रपति। यानी काउंटिंग जो स्टार्ट किया जाता है वे एक रिलेटिव पर्सन ले लिया गया, जो राष्ट्रपति को कहा गया है फर्स्ट पर्सन। तो इसी तरह से यहाँ पे जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो और लेवो जो बात कर रहे हैं, वे किसके आधार पे, तो OH और NH2 के आधार पे। सबसे पहले जिस तरह से आपको समझाए, जो फर्स्ट मैन इन इंडिया तो प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, इसी तरह से डीएल कॉन्फ़िगरेशन का आधार क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, तो इसमें ये अल्डिहाइड है, ये कार्बन OH, H, CH2OH, यही फार्मूला है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम तब बात करेंगे जब कायरल कार्बन हो। देखें ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, क्या इसमें ये कायरल कार्बन है कि नहीं है, तो कायरल कार्बन है। इन फिशर प्रोजेक्शन याद दिला दिए हैं अभी, जो फिशर प्रोजेक्शन क्या है। यदि फिशर प्रोजेक्शन में OH और NH2 लोवेस्ट कायरल कार्बन वाला OH और NH2 राइट साइड हो तो उसको D कहेंगे, और यदि लेफ्ट साइड हो तो L कहेंगे। ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ये मेनली कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड में इस्तेमाल किया जाता है। अभी अभी आप देखिए जो कार्बोहाइड्रेट जैसा कि ग्लूकोज जो दिखा है, ये कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो एसिड आगे देखेंगे हम लोग जो क्या है, उसमें ही इस डीएल कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है।
यदि NH2 और OH दोनों आ जाए तो उस सिचुएशन में किसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा? तो NH2 के आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया नोट? तो देखें हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ये मेनली किस में बात किया गया? फिशर प्रोजेक्शन में। CH OH H CH2OH ये कायरल कार्बन है, और ये कायरल कार्बन का ये जो OH है ये किस साइड है बाबू? तो राइट साइड। और यदि लास्ट कायरल, इसमें तो कायरल एक ही है इसीलिए लास्ट कहें और फर्स्ट कहें दोनों बात सेम होगा। यदि लास्ट कायरल राइट साइड है तो उसको हम कह देंगे ये कौन सा है? डी। आप बोल सकते हो ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फार्मूला है, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर देखें, इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड को ले रहे हैं OH, तो कायरल तो कार्बन यही है, और ये किस साइड है? लेफ्ट साइड। और यदि ये लेफ्ट साइड है तो इसको क्या कह देंगे? एल। नेम हम जानते हैं तो इसको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ये मत कंफ्यूजन रखें, यहां कोई कायरल कार्बन नहीं है इसलिए हम इसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये जो OH है बिना कायरल कार्बन वाला है। फिर से देखें, ग्लूकोज बहुत फेमस एग्जाम्पल, C6H12O6, इसमें पता करना है तो 1 2 3 4 CHO, फर्स्ट OH राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट साइड, और यहां पे OH। ये कायरल कार्बन है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, क्या ये भी कायरल है? तो ये कायरल नहीं है। जब ये कायरल नहीं है तो इसके आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये राइट हो या लेफ्ट इससे कोई मतलब नहीं है। यही है लास्ट कायरल। लास्ट कायरल देखना है, यदि राइट साइड है तो उसको हम डी कहेंगे, और यदि यही लेफ्ट साइड होता तो उसको क्या कहते? एल कहते। तो इसका नाम हो गया डी, और ये ग्लूकोज है तो आप कह सकते हैं डी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोन-डी जो देखते हैं लिखा हुआ, गर्मी के दिनों में हम लोग ग्लूकोन-डी का इस्तेमाल करते हैं। तो डी कहने का मतलब यही है, जो ये लास्ट जो कायरल OH है वे राइट साइड होता है। इससे कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। यदि यही क्या रहता? इस साइड रहता, मतलब लेफ्ट साइड रहता, तो हम क्या कहा देते? एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज नेचर में नहीं पाया जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली यदि लेफ्ट साइड हो जाए तो उसको हम क्या कह देंगे? एल ग्लूकोज कह देंगे। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो एमिनो एसिड, ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन केवल दो के लिए है, एक कार्बोहाइड्रेट के लिए है और दूसरा एमिनो एसिड के लिए है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, साथ ही साथ अल्डिहाइड या नहीं तो कीटोन हो। हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में जाकर के डिटेल से देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे। यह है एमिनो एसिड।
एमिनो एसिड का जनरल फार्मूला, ये एमीन ग्रुप, ये जो है कार्बो ऑक्जेलिक, और ये देख रहे हैं क्या है, हाइड्रोजन, और ये देख रहे हैं क्या है, अल्काइल ग्रुप या एराइल भी होता है। तो इस केस में यदि ऐसा मिले हम लोगों को एमिनो एसिड OH, NH2, CH3H, आपसे कहा जाए जो ये D है या L, तो क्या रूल मिला, यदि लास्ट कायरल, और कायरल कार्बन तो इसमें यही है, यदि लास्ट कायरल राइट साइड में NH2 हो तो उसको क्या बोल देंगे, ये D हो गया, ये D एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, इसका कुछ न कुछ हम लोग नेम देखेंगे आगे चल करके, अभी तो सिर्फ बात कर रहे हैं जो कब D कहा जाएगा और कब L कहा जाएगा। देखें यहां पे भी NH2, ये लेफ्ट साइड है, और जैसे ही ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो क्या बोल देंगे हम, L एमिनो एसिड। और यदि दोनों हो, OH और NH2 दोनों हो, तो किसके आधार पर निर्णय करेंगे, NH2 के आधार पर निर्णय करेंगे। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो क्या फाइंड करना है, ये D है या L। अब सवाल है, अभी आपको कॉन्सेप्ट दिए जो DL कॉन्फ़िगरेशन, तो फिशर प्रोजेक्शन में है, और पूछ दिया गया आपको वेज डैश प्रोजेक्शन। देखिए आप ये मत सोचें जो पढ़ाई जितना है उतना ही लिमिट है, और खास के जेई और नीट के लिए तो एक कतई नहीं सोचना है बस इतना में हो गया। यदि आप ऐसा सोचते हैं जो इतना में हो गया लिमिट पढ़ाई से, तो ये आज के समय में जेई और नीट संभव नहीं है। हाँ, 12th आसान है, 12th में इतना करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां कहते हैं बस वहीं पे फोकस करें। अब इसमें है, दिमाग लगाइए जो कैसे यहां पे हम D और L का बात कर लें। तो D डेक्स्ट्रोरोटेटरी और L लेवोरोटेटरी, तो क्या आइडिया है, सोचिए। चलिए अब देखें, हम DL का जो बात कर रहे हैं वे डेक्स्ट्रो और लेवो, वे RS से रिलेटेड है। तो क्या कर दें, 1 2 3 4 ब्रोकन वेज पे है, आंख को 1 पे स्टार्ट करें, कैसा कॉन्फ़िगरेशन, R, और R को ही हम क्या कहेंगे, D। याद कीजिए जो क्लॉकवाइज रोटेशन को डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहा गया है, तो यहां हम कह सकते हैं, हमसे पूछ दिया गया D के बारे में, हम देखें जो यहाँ पे किसी प्रकार से राइट और लेफ्ट नहीं है, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता, इसको चेंज करना पड़ता फिशर प्रोजेक्शन में, और उसके बाद बताना होता जो क्या होगा। नोट कर लिए। प्लेन मिरर इमेज, प्लेन मिरर इमेज, प्लेन मिरर, हम लोग जो सवेरे सवेरे उठते हैं, फ्रेश हो करके अपना चेहरा जो देखते हैं, वे चेहरा ही तो देखते हैं किस मिरर में, प्लेन मिरर में। तो हमको आज कुछ प्लेन मिरर से रिलेटेड टर्म बात करना है। ये अल्फाबेटिकल का O है, और इस O के सामने एक प्लेन मिरर, साफ प्लेन मिरर लाके रख दें आप, और जैसे ही इसको लाके रखेंगे तो आप देखेंगे जो इसका वैसा ही फोटो मिलेगा,
वैसा ही इमेज मिलेगा। तो ये पहले हम रखे थे और ये देखें इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, और जब कोई डिफरेंस नहीं तो ये एक दूसरे का कहलाएगा सुपर इम्पोजेबल, या पोसेबल बोल दीजिए, सुपर इम्पोजेबल। कैसे समझेंगे? अब देखिए, ये तो पहले मेरा ऑब्जेक्ट था, ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गया? इमेज। इस इमेज को पकड़ लीजिए और पकड़ करके इसमें ला लीजिए, सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ऐसा मत सोचने लगे ये थोड़ा बनाने में मेरा बड़ा हो गया, ये छोटा लग रहा है तो कैसे होगा। सर ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है? इमेजिनेशन करना है। जो इसको पकड़ लीजिए और इसमें सेट कर दीजिए। यदि सेट हो जाए तो उसको हम क्या कह देंगे? सुपर इम्पोजेबल। और ये हम क्यों आपको समझाने लगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? तो ये जो दोनों का दोनों है ये एक जैसा है, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यदि ऑब्जेक्ट और इमेज में कोई डिफरेंस ही नहीं हो तो उसको नाम क्या रख दिया गया? सुपर इम्पोजेबल। मतलब दोनों का दोनों सेम है। फिर से एक बार, अल्फाबेटिकल ए लेते हैं, इसके सामने प्लेन मिरर रख दें, और जैसे ही प्लेन मिरर, तो इस ऑप्टिकल के हिसाब से जस्ट इमेज ऐसा बनेगा। ये दोनों का दोनों सेम है, इसलिए क्या बोल देंगे? सुपर इम्पोजेबल। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज में कोई डिफरेंस नहीं है। एन, इसके सामने मिरर रखें, तो अब इसका इमेज बनाना है, जो कैसे बनता होगा। तो मिरर का कॉन्सेप्ट है, जो जितना दूरी पे ये है, सपोज कीजिए ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी 1.5 सेंटीमीटर पे ऐसा ही रख दीजिए। फिर ये इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ हो जाएगा, फिर ये ऐसा है तो इस तरह का हो जाएगा। तो इसको तो हम n बोलेंगे, लेकिन क्या इसको n बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसको हम लेते हैं। और ये मेरा क्या है? इमेज है। अब ये दोनों देखें, इसको पकड़ लीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, पकड़ करके इसमें सेट कीजिए। क्या सेट होगा? नहीं सेट होगा। तो जब ये सेट नहीं होगा तो इसलिए इसको नाम रख दिया गया नॉन सुपर इम्पोजेबल। और नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब हुआ जो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। डिफरेंस बिटवीन, ये क्या लिखे हैं? बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो जैसे ही हम लोगों को कहा जाए सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल, तो इस तरह से हम प्लेन मिरर के हेल्प से क्लियर कर सकते हैं। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम देखें एक एग्जाम्पल लेकर के, HOH CH3Cl। इसके सामने आप मिरर रख दें। कौन सा मिरर? तो प्लेन मिरर। ये जो रख रहे हैं हम, वे प्लेन मिरर है। तो क्या कॉन्सेप्ट मिला बाबू? इस तरह से OH, H, Cl, CH3। अब आप ये समझें
बतावें जो ये सुपर है या नॉन सुपर। तो क्या कहे हैं, इसको पकड़ लीजिए, पकड़ लिए और इमेजिनेशन कीजिए जो यहाँ पे सेट करना है। तो OH इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा। इसका मतलब दोनों सेट नहीं हुआ, और यदि दोनों सेट नहीं हुआ तो क्या बोलना होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अगेन इसके सामने प्लेन मिरर रखें, और जैसे ही प्लेन मिरर रखेंगे तो इमेज का जो रूल है उस रूल को फॉलो करते हुए बनाया जाए। ऐसा बनेगा। क्या ये सेट होगा? यदि सेट करेंगे तो दोनों OH इधर आ जाएगा। इसलिए ये भी कैसा है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक और देखें, यदि हम यहां मिरर रखें तब तो वैसा ही आपको मिलेगा जो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। लेकिन जरा गौर करें, हम मिरर यहां पे रख दिए। अब ये मत पूछ लीजिए अभी जो यहां क्यों रख दीजिए सर आप, हम आगे बात करेंगे जो क्यों रख दिए। अभी सिर्फ आप ये समझ लें जो ये रखने से क्या होता है वे देखें। जैसे ही यहां हम रखेंगे तो इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, और यदि ऐसा बन गया तो हम कह देंगे जो ये कैसा है, तो ये मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजेबल शो करेगा। फिर से एक बार समझें, इस मॉलिक्यूल में यदि हम इसके सामने मिरर रख दें तो सेम वैसा ही आएगा। हम क्या किए, मिरर यहां रखे, और क्यों यहां रखे वे आगे क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्लियर होगा। लेकिन अभी आप ये समझें जो जैसे ही यहां रखें तो ये बात आप समझ गए कि नहीं, जो ये OH, ये Cl और ये H, और यदि ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा जो सर यहां भी हम ऐसे रख दें तब, तो देखिए रख करके ये इसका, लेकिन ये इसका आएगा नहीं आएगा, इसलिए ये नॉन सुपर का नॉन सुपर ही रह जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे साइक्लिक, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी बहुत सारे टर्म अभी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है वे बात करेंगे। सिर्फ आप लोगों को पेशेंस रख करके कंटिन्यूअसली, रेगुलरली कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। ये नहीं सोचना है जो ये तो 11th पार्ट है, ये मत कंफ्यूजन में रहना है, क्योंकि ये जितना भी कैरल कार्बन देखे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सारा का सारा फर्स्ट जो टॉपिक आपको हम हेलाइड स्टार्ट करेंगे 12th का ऑर्गेनिक का, उसमें मुलाकात होगा। तो फिर आप मत उस समय कहिएगा जो सर ये बात हम नहीं जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, याद है ना, 1 फैराडे बराबर कितना कूलम्ब, तो 96,500 कूलम्ब। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा सा आप लोगों क्या करके अगले रोज तैयार रहना है, रिवाइज कर लेना है, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं टाइप करें भी किशोर सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको मुलाकात हो जाएगा। उसमें 2 लेक्चर अभी बात कर लिए हैं, उसमें से आप रिवाइज कर लें। बस आज के लिए इतना ही।